दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उपदेशा क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हमारा सब्जेक्ट चल रहा है विज्ञान यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे, जिसमें दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे, जिसमें दोस्तों अब तक हम लोगों ने 2017 तक के प्रश्नों को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में हम 2016 में जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा जो 16 जून 2024 को लगी हुई है उसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को कवर करते चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 2016 में जो हमारा पूछा गया प्रश्न है उससे। ठीक है, 2016 में जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा गया प्रश्न है और हमारा टॉपिक चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2016 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों देखेंगे 2016 में जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी से पूछे गए प्रश्न हैं उनको। चलिए पहला प्रश्न जो पूछा गया है 2016 में, पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। देखिए, कह रहा है कि जैव सूचना विज्ञान यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों स्लैश गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, जैव सूचना विज्ञान यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों स्लैश गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, वह है हमारा ऑप्शन बी। यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी कह रहा है कि किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। क्या है? किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। ठीक है, फिर पढ़ेंगे जैव सूचना विज्ञान यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों सेल गतिविधि स्लैश गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। व्याख्या देखेंगे क्या दिया गया है कि ट्रांसक्रिप्टोम किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA यानी कि दोस्तों मैसेंजर RNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को निर्दिष्ट करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा ट्रांसक्रिप्टोम दोस्तों किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA यानी कि मैसेंजर RNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि जैव सूचना विज्ञान यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता। तो हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त मैसेंजर RNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। इस पॉइंट को याद रखिएगा। व्याख्या कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्टोम किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA यानी कि मैसेंजर RNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 2015 में पूछे गए प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा 2015 में हमारा बायोटेक्नोलॉजी से पूछा गया क्या प्रश्न है, देखते हैं। चलिए ठीक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया है 2015 में उसको पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय रेल द्वारा उपयोग में क्या है लाए जाने वाले जैव शौचालयों यानी कि बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर देखिएगा, भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों यानी कि बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। कह रहा है कि जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा दोस्तों उपक्रमित यानी कि इनिशिएट होता है। फिर देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इस घटन के दोस्तों क्या है, इस अपघटन के अंत्य उत्पाद केवल अमोनिया एवं जलवाष्प होते हैं जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं। फिर से पढ़ेंगे कि भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों यानी कि बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम ठीक है द्वारा उपक्रमित इनिशिएट होता है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इस अपघटन के अंत्य उत्पाद केवल अमोनिया एवं जलवाष्प होते जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं, तो हम सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन डी। दोनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में गलत दिए गए हैं। फिर देखिएगा, भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों यानी कि बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा उपक्रमित या इनिशिएट होता। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इस अपघटन के अंत्य उत्पाद केवल अमोनिया एवं जलवाष्प होते जो वायुमंडल में क्या है दोस्तों निर्मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कथन दोस्तों गलत दिया गया है। हम लोगों ने ऑप्शन मार्क किया ऑप्शन डी। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए,
कह रहा दोस्तों कि भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले बायो टॉयलेट्स में मानव अपशिष्ट का अपघटन दोस्तों क्या है? अवायवीय जीवाणुओं यानी कि एनऑर्बिक बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, ना कि दोस्तों फंगल इनाकुलम द्वारा। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले बायो टॉयलेट्स में मानव अपशिष्ट का अपघटन दोस्तों अवायवीय जीवाणुओं यानी कि एनऑर्बिक बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, ना कि फंगल इनाकुलम द्वारा। फिर देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले बायो टॉयलेट्स में मानव अपशिष्ट का अपघटन दोस्तों अवायवीय जीवाणुओं यानी कि एनऑर्बिक बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, ना कि फंगल इनोकुलम द्वारा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे कि इस अपघटन के दोस्तों अंत्य उत्पाद जल एवं सूक्ष्म मात्रा में मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं, ना कि अमोनिया एवं जलवाष्प। फिर देखिएगा, इस अपघटन के अंत्य उत्पाद दोस्तों जल एवं सूक्ष्म मात्रा में मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं, ना कि अमोनिया एवं जलवाष्प। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों ही दोस्तों क्या है? गलत हैं, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है कि भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले बायो टॉयलेट्स में मानव अपशिष्ट का अपघटन दोस्तों अवायवीय जीवाणुओं यानी कि एनऑर्बिक बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, ना कि फंगल इनाकुलम द्वारा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि इस अपघटन के अंत्य उत्पाद दोस्तों जल एवं सूक्ष्म मात्रा में मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं, ना कि अमोनिया एवं जलवाष्प। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, अतः विकल्प डी हमारा क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में प्रश्न में जो दोनों पॉइंट दिए गए हैं वह दोस्तों हमारे गलत दिए गए थे और इसकी सही व्याख्या हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। चलिए दोस्तों, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ जो हमारे 2015 में पूछे गए हैं। ध्यानपूर्वक देखते रहिए दोस्तों, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, अब 2014 में पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, 2016 और 15 के प्रश्नों को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। चलिए, 2014 में पूछा गया पहला प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? कह रहा दोस्तों, किसी व्यक्ति की क्या है जीवमितीय पहचान यानी कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हेतु अंगुली छाप क्रम विक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रयोग में लाया जा सकता है या लाए जा सकते हैं? फिर देखिएगा, कह रहा है कि किसी व्यक्ति की जीवमितीय पहचान यानी कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हेतु अंगुली छाप क्रम विक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रयोग में लाया जा सकता है या लाए जा सकते हैं? तो पहला कह रहा है परितारिका क्रम विक्षण, दूसरा कह रहा है दोस्तों दृष्टि पटल क्रम विक्षण और तीसरा कह रहा है दोस्तों वाक्य अभिज्ञान। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बिल्कुल ऑप्शन मार्क करेंगे, वह है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि इस संदर्भ में तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा, किसी व्यक्ति की जीवमितीय पहचान यानी कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हेतु अंगुली छाप क्रम विक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रयोग में लाया जा सकता है या लाए जा सकते? ठीक है, पहला है परितारिका क्रम विक्षण, दूसरा है दृष्टि पटल क्रम विक्षण, तीसरा है वाक्य अभिज्ञान। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि इस संदर्भ में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। चलिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार और प्रश्न को पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति की जीवमितीय पहचान यानी कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हेतु अंगुली छाप क्रम विक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रयोग में लाया जा सकता है या लाए जा सकते हैं? तो पहला कह रहा है परितारिका क्रम विक्षण, दूसरा कह रहा है दृष्टि पटल क्रम विक्षण, तीसरा कह रहा है वाक्य अभिज्ञान। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, अब व्याख्या की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं व्याख्या हमारा क्या कह रही है। ठीक है, चलिए व्याख्या पढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों जीवमितीय पहचान यानी कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, दो शब्दों दोस्तों बायोज और मैट्रिक से मिलकर बना है। फिर देखिएगा, जीवमितीय पहचान यानी कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन दो शब्दों यानी कि बायोज और मैट्रीन से मिलकर बना, जिसमें बायोज का अर्थ है दोस्तों जीवन संबंधी और मैट्रीन का अर्थ है मापन करना। क्या है? जिसमें बायोज का अर्थ है जीवन संबंधी और मैट्रीन का अर्थ है मापन करना। इस प्रकार की पहचान प्रणाली में किसी व्यक्ति के किन्हीं शारीरिक अंगों से संबंध जानकारी एकत्र कर उसकी विशिष्ट पहचान निर्धारित की जाती है। फिर देखिएगा, जीवमितीय पहचान यानी कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन दो शब्दों यानी कि बायोज और मैट्रीन से मिलकर बना, जिसमें बायोज का अर्थ है जीवन संबंधी और मैट्रीन का अर्थ है मापन करना। इस प्रकार की पहचान प्रणाली में किसी व्यक्ति के किन्हीं शारीरिक अंगों से संबद्ध जानकारी एकत्र कर उसकी विशिष्ट पहचान निर्धारित की जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में पहले केवल फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में कई अन्य प्रकार के जैविक संसूचकों यानी कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जा रहा जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है
कि इस प्रक्रिया में पहले केवल फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में कई अन्य प्रकार के जैविक संसूचकों यानी कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जा रहा जो निम्नलिखित है। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है, सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा हमारा दृष्टिपटल, जिसे हम कहते हैं दोस्तों आइरिस, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों हमारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा अंगुलियों की स्कैनिंग यानी कि फिंगर स्कैनिंग। तीसरा है दोस्तों हमारा वाक अभिज्ञान यानी कि वॉइस, और हमारा क्या हो जाएगा फिर दोस्तों रेटिना स्कैनिंग, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है हमारा कि उपरोक्त के माध्यम से व्यक्ति की पहचान की जाती तथा वर्तमान समय में हो रहे अपराधों जैसे किसी व्यक्ति की पहचान को चुराकर उसका गलत उपयोग करना और उसकी संपत्ति को अपना बना लेना, नकली पहचान पत्र बनवा लेना आदि की रोकथाम का प्रयास किया जा रहा, ठीक है। कह रहा है कि भारत में लोगों का पहचान पत्र बनाने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा। भारत में इस प्रकार की तकनीक को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों यूआईडी यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन विशेष पहचान पत्र या आधार नाम से एक परियोजना चलाई गई है। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों हमारा सबसे पहले हो जाएगा दृष्टिपटल, फिर हो जाएगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, फिर हो जाएगा अंगुलियों की स्कैनिंग, फिर हो जाएगा वाक अभिज्ञान, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा रेटिना स्कैनिंग, ठीक है। इस पॉइंट को देखिएगा, फिर से पढ़ेंगे आगे जो हमारा पॉइंट दिया गया है। कह रहा है कि उपरोक्त के माध्यम से व्यक्ति की पहचान की जाती तथा वर्तमान समय में हो रहे अपराधों जैसे किसी व्यक्ति की पहचान को चुराकर उसका गलत उपयोग करना और उसकी संपत्ति को अपना बना लेना, नकली पहचान पत्र बनवा लेना आदि की रोकथाम का प्रयास किया जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत में लोगों का पहचान पत्र बनाने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा। भारत में इस प्रकार की तकनीक को बढ़ावा देने के लिए यूआईडी यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन विशेष पहचान पत्र या आधार नाम से एक परियोजना चलाई गई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 2014 में पूछे गए दूसरे प्रश्न को देखेंगे क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीडस्टॉक हो सकता है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों मक्का के प्रयोग से अल्कोहलीय पेय उत्पन्न किया जा सकता, ठीक है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। क्या है, मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों यह पॉइंट हमारा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मक्का से निष्कर्षित क्या है हमारे तेल जैव डीजल के लिए फीडस्टॉक हो सकता है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, कह रहा है मक्का के प्रयोग से अल्कोहलीय पेय उत्पन्न किया जा सकता, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। एक बार और प्रश्न को पढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीडस्टॉक हो सकता है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मक्का के प्रयोग से अल्कोहलीय पेय उत्पन्न किया जा सकता। तो तीनों ही पॉइंट दोस्तों हमारे जो मक्का के संदर्भ में दिए गए हैं वह सही हैं, ठीक है। चलिए इसकी प्रश्न का देखेंगे दोस्तों क्या ऑप्शन दिए गए हैं और इसकी व्याख्या भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते रहें, ठीक है। देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन हम पहले ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखिएगा, ठीक है, देखते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन जो मार्क करेंगे वह है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में क्या हैं, सही दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक व्याख्या इसकी हम पढ़ेंगे, देखिएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है इसकी व्याख्या। कह रहा दोस्तों फिकी और एनसीडेक्स के तत्वाधान में आयोजित इंडिया मेड समिट 2014, ठीक है, में स्पष्ट रूप से माना गया कि मक्का का न केवल मानव खाद्यान्न व पशुओं के भोजन के रूप में ही इस्तेमाल होता, बल्कि विविधतामूलक उद्योगों जैसे अल्कोहलीय पेय, बायोफ्यूल, प्रसंस्कृत खाद्य, प्रोसेस्ड फूड, कॉर्न तेल के उत्पादन अथवा निष्कर्षण में भी प्रयोग किया जा सकता। बायोएथेनॉल को उत्पन्न करने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर देखिएगा कि फिकी और एनसीडेक्स के तत्वाधान में आयोजित इंडिया मेड समिट 2014 में स्पष्ट रूप से माना गया कि मक्का का न केवल मानव खाद्यान्न व पशुओं के भोजन के रूप में ही इस्तेमाल होता, बल्कि विविधतामूलक उद्योगों जैसे अल्कोहलीय पेय, बायोफ्यूल, प्रसंस्कृत खाद्य, कॉर्न तेल के उत्पादन अथवा निष्कर्षण में भी प्रयोग किया जा सकता। बायोएथेनॉल को उत्पन्न करने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। 2014 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, कह रहा है कि भारत में ग्वार यानी कि क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से
सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? फिर देखिएगा, भारत में ग्वार यानी कि क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। क्या है? इसके बीजों से निर्मित गोंद दोस्तों सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। फिर देखिएगा, भारत में ग्वार यानी कि क्लस्टर बीन दोस्तों क्या है? इसका पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा इसकी व्याख्या क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए ठीक है, व्याख्या चलिए पढ़ेंगे, देखेंगे इसकी व्याख्या क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कह रहा है दोस्तों कि ग्वार अथवा क्लस्टर बीन क्या है? एक लेगुमिनस फसल है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेगुमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता। क्लस्टर बीन की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नवत हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेगुमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता। क्लस्टर बीन की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नवत हैं। चलिए ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। देखिएगा, देखें ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, अपनी अद्वितीय संयोजनकारी विशेषताओं यानी कि ठोस को निलंबित करने की क्षमता, हाइड्रोजन बंध यानी कि हाइड्रोजन बाइंडिंग के जरिए जल को बांधने की क्षमता, जलीय गोहलों की श्यानता यानी कि विस्कोसिटी ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन को नियंत्रित करने की क्षमता और मजबूत कठोर झिल्ली अथवा परत बनाने की क्षमता के चलते ग्वार गम को जल और बालू के साथ मिश्रित किया जाता, ताकि अवसादी सेल चट्टान की संरचनाओं से सेल गैस को निकाला जा सके। फिर देखिएगा, अपनी अद्वितीय संयोजनकारी विशेषताओं यानी कि ठोस को निलंबित करने की क्षमता, हाइड्रोजन बाइंडिंग के जरिए जल को बांधने की क्षमता, जलीय घोलों की श्यानता को नियंत्रित करने की क्षमता और मजबूत कठोर झिल्ली अथवा परत बनाने की क्षमता के चलते ग्वार गम को जल और बालू के साथ मिश्रित किया जाता, ताकि अवसादी सेल चट्टान की संरचनाओं से सेल गैस को निकाला जा सके। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि वर्तमान में दोस्तों सेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गम की उच्च मांग बनी हुई है। ठीक है, कह रहा है कि राजस्थान इसका सबसे बड़ा उत्पादक, इसके अलावा इसकी पैदावार गुजरात तथा हरियाणा में भी होती है। फिर देखिएगा, वर्तमान में दोस्तों सेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वारगम की उच्च मांग बनी हुई। कह रहा है कि राजस्थान इसका सबसे बड़ा उत्पादक, इसके अलावा इसकी पैदावार गुजरात तथा हरियाणा में भी होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि ग्वारगम का प्रयोग दोस्तों भारत में सब्जी के रूप में भी किया जाता। ठीक है, कह रहा है कि ग्वारगम का प्रयोग भारत में सब्जी के रूप में भी किया जाता। कह रहा दोस्तों भारत हमारा ग्वारगम का सबसे बड़ा उत्पादक है, लगभग दोस्तों 80% के साथ। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इसके अलावा यह दोस्तों पाकिस्तान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका में भी उपजाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम 2013 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए 2013 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ जो हमारे 2013 में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे 2013 में जो हमारे पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखेंगे क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए देखेंगे 2013 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी यानी कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी यानी कि दोस्तों आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। पहला कह रहा है कि पौधों की विभिन्न जातियों में, दूसरा कह रहा है जंतुओं से पौधों में, और तीसरा कह रहा है दोस्तों क्या, हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है देखेंगे। तीसरा जो कह रहा है वह कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी यानी कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। पहला कह रहा है पौधों की विभिन्न जातियों में, दूसरा कह रहा है जंतुओं से पौधों में, तीसरा कह रहा है सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि इस संदर्भ में तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा,
पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी यानी कि दोस्तों आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। तो पहला कह रहा है पौधों की विभिन्न जातियों में, दूसरा कह रहा है जंतुओं से पौधों में, तीसरा कह रहा है सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या इसकी देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या जो कह रहा है कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे हम आरडीएनए भी कहते हैं, तकनीक में दो भिन्न जाति के जीवों के डीएनए अणुओं को जोड़कर एक नया डीएनए संयोग यानी कि डीएनए कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जिसकी विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, उद्योग आदि में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर देखिएगा पुनर्योगज डीएनए तकनीक यानी कि दोस्तों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीएनए तकनीक में दो भिन्न जाति के जीवों के डीएनए अणुओं को जोड़कर एक नया डीएनए संयोग यानी कि डीएनए कॉम्बिनेशन बनाया जाता, जिसकी विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, उद्योग आदि में दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों आरडीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के तहत पुनर्योगज डीएनए बनाना संभव हो पाया क्योंकि सभी जीवों के डीएनए अणु की रासायनिक संरचना समान होती है। इनमें अंतर केवल दोस्तों क्या है, न्यूक्लियोटाइड के संयोजन में होता है। फिर देखिएगा आरडीएनए तकनीक के तहत दोस्तों पुनर्योगज डीएनए बनाना संभव हो पाया क्योंकि सभी जीवों के डीएनए अणु की रासायनिक संरचना समान होती है। इनमें अंतर केवल दोस्तों याद रखें न्यूक्लियोटाइड के संयोजन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया गया है। चलिए पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि हमारा प्रतिबंधन क्या है, एंडोन्यूक्लिएज क्या है। कह रहा है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो डीएनए अणु को मनचाहे स्थान से काट सकता है, तथा लाइगेज एंजाइम जो विभिन्न डीएनए अणुओं को जोड़ने में सक्षम है, के कारण ही आरडीएनए का निर्माण संभव हो सका। फिर देखिएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो डीएनए अणु को मनचाहे स्थान से काट सकता है, तथा लाइगेज एंजाइम जो विभिन्न डीएनए अणुओं को जोड़ने में सक्षम है, के कारण ही दोस्तों आरडीएनए का निर्माण संभव हो सका है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि आरडीएनए तकनीक यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के तहत ही जीनों का स्थानांतरण ए दोस्तों पौधों की विभिन्न जातियों में, बी हमारा जंतुओं से पौधों में, तथा सी हमारा सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में संभव है। फिर देखिएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के तहत ही जीनों का स्थानांतरण पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, तथा सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में संभव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए दोस्तों क्या है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के अनुप्रयोग से मानव दोस्तों इंसुलिन, मानव वृद्धि हार्मोन, रक्त थक्का कारक, ठीक है, विटामिन ए समृद्ध सुनहरी चावल आदि का निर्माण किया गया। फिर देखिएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के अनुप्रयोग से मानव इंसुलिन, मानव वृद्धि हार्मोन, ठीक है, रक्त थक्का कारक यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, विटामिन ए समृद्ध सुनहरी चावल यानी कि गोल्डन राइस आदि का निर्माण किया गया है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 2012 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा था, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भारत में दोस्तों बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या है। फिर देखिएगा कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या है। पहला पॉइंट कह रहा है कि बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई। फिर देखिएगा कह रहा है कि बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई। फिर देखिएगा बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई है। ठीक है, फिर कह रहा है कि बीटी बैगन के बीज टर्मिनेटर बीज हैं, जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है एक आशंका है दोस्तों कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यह पॉइंट हमारा सही दिया गया है। फिर कह रहा है कि यह भी दोस्तों चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। यह पॉइंट हमारा सही दिया गया है। यानी कि इस संदर्भ में दोस्तों हमारे तीसरे और चौथे पॉइंट सही हैं, जबकि दोस्तों फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। फिर देखिएगा कह रहा है कि भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई है। पहला पॉइंट गलत दिया गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बीटी बैगन के बीज हमारे क्या हैं, टर्मिनेटर बीज हैं, जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है। यह भी हमारा गलत है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखेंगे हमारे इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, फिर इस प्रश्न की व्याख्या भी हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। इस प्रश्न के ऑप्शन पहले हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न के ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न के ऑप्शन क्या दिए गए हैं, देखेंगे। इसमें जो सही ऑप्शन मार्क करेंगे तो वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, यानी कि केवल थर्ड और फोर्थ हमारा इस संदर्भ में सही है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा दोस्तों बीटी हमारा बैगन एक आनुवांशिक
आनुवांशिक क्या है दोस्तों, संशोधित यानी कि दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज है जिसमें दोस्तों बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक बैक्टीरिया के जीन का प्रयोग किया गया है। फिर देखिएगा कह रहा है कि हमारा बीटी बैगन एक आनुवांशिक संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज है जिसमें बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक बैक्टीरिया के जीन का प्रयोग किया गया। ठीक है, कह रहा है भारत में बीटी बैगन के विरोध के कारण निम्न है। पहला पॉइंट कह रहा है कि बीटी बैगन के उपभोग से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके प्रयोग से जैव विविधता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कीट प्रतिरोधी क्षमता के कारण अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित बीटी बैगन के बारे में संभावना व्यक्त की जाती कि यह एक आक्रामक व समस्याग्रस्त खरपतवार के रूप में परिणित हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बीटी बैगन में टर्मिनेटर बीज की उपस्थिति मात्र एक अफवाह थी, अतः केवल 3 और 4 पॉइंट हमारा सही है। फिर देखिएगा थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे सही हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि भारत में बीटी बैगन के विरोध के कारण निम्न है। ठीक है, पहले ऊपर का पैरा पढ़ेंगे कि बीटी बैगन एक आनुवांशिक संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज है जिसमें दोस्तों बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक बैक्टीरिया के जीन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि भारत में बीटी बैगन के विरोध के कारण निम्न है। पहला कह रहा है कि बीटी बैगन के उपयोग से स्वास्थ्य पर यानी कि हेल्थ पर दोस्तों क्या है, विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके प्रयोग से जैव विविधता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कीट प्रतिरोधी क्षमता के कारण अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि आनुवांशिक रूप से संशोधित बीटी बैगन के बारे में संभावना व्यक्त की जाती कि यह एक आक्रामक व समस्याग्रस्त खरपतवार के रूप में परिणित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि बीटी बैगन में टर्मिनेटर बीज की उपस्थिति मात्र एक अफवाह थी, अतः केवल थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे सही दिए गए थे। ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था। चलिए 2012 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे। कह रहा है कि अक्सर सुर्खियों में रहने वाले दोस्तों स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से हमारे कथन सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन हमारे सही हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही क्या है दोस्तों प्राप्त की जा सकती हैं। फिर देखिएगा स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं और तीसरा कह रहा है कि स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही पॉइंट दिए गए हैं वह है हमारे केवल सेकंड और थर्ड, हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया ऑप्शन बी। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन हमारे क्या हैं दोस्तों सही दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा पॉइंट जो दिया गया है दोस्तों कि स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं, बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे व्याख्या क्या कह रही है। ठीक है, देखिएगा, चलिए पहला देखिए। कह रहा दोस्तों हमारा स्तंभ कोशिकाएं यानी कि स्टेम सेल्स वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें दोस्तों शरीर के किसी भी अंग की कोशिका के रूप में विकसित होने की क्षमता विद्यमान होती है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि स्तंभ कोशिकाएं यानी कि स्टेम सेल्स वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग की कोशिका के रूप में विकसित होने की क्षमता विद्यमान होती है। फिर देखिएगा स्टेम सेल्स वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग की कोशिका के रूप में विकसित होने की क्षमता विद्यमान होती है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि स्तंभ कोशिकाएं यानी कि दोस्तों स्टेम सेल्स हमारे विभाजन के द्वारा अपनी संख्या को दीर्घकाल तक बढ़ाती रहती, साथ ही कुछ निश्चित रासायनिक संकेतों को ग्रहण करने के बाद विशेषीकृत कोशिकाओं के रूप में रूपांतरित हो सकती है। फिर देखिएगा स्तंभ कोशिकाएं यानी कि स्टेम सेल्स विभाजन के द्वारा अपनी संख्या को दीर्घकाल तक बढ़ाती रहती, साथ ही कुछ निश्चित रासायनिक संकेतों को ग्रहण करने के बाद विशेषीकृत कोशिकाओं के रूप में रूपांतरित हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, इन कोशिकाओं के कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं, जैसे दोस्तों इनके प्रयोग से अल्जाइमर, पार्किंसन, मधुमेह जैसी बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा। फिर देखिएगा इनके प्रयोग से अल्जाइमर, पार्किंसन, मधुमेह जैसी बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इन कोशिकाओं के माध्यम से विकसित ऊतक के द्वारा कार्निया का प्रत्यारोपण आसानी से किया जा सकेगा। फिर पढ़िएगा इन कोशिकाओं को के कुछ प्रमुख उपयोग दोस्तों क्या हैं हमारे निम्नलिखित हैं, जैसे इनके प्रयोग से अल्जाइमर, पार्किंसन, मधुमेह जैसी बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा।
और इन कोशिकाओं के माध्यम से विकसित ऊतक के द्वारा कार्यों का प्रत्यारोपण आसानी से किया जा सकेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक। चलिए दोस्तों उस प्रश्न के कुछ और पॉइंट दिए गए उनको भी पढ़ लेंगे। कह रहा है कि स्टेम कोशिकाओं का उपयोग दोस्तों नई औषधियों को परखने के लिए किया जाता है, जो कि हमारा प्रश्न का पॉइंट भी था। ठीक है, स्टेम कोशिकाओं का उपयोग दोस्तों नई औषधियों को परखने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन कोशिकाओं का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अतः केवल दोस्तों हमारे कथन 2 और 3 हमारे प्रश्न में सही दिए गए थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि स्टेम कोशिकाओं का उपयोग नई औषधियों को परखने के लिए किया जाता है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इन कोशिकाओं का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए किया जा सकता है। अतः केवल कथन 2 और 3 हमारे सही हैं। चलिए 2011 के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे 2011 में जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक से पूछे गए प्रश्न है उनको हम देखेंगे। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि हाल ही में आयल जयपर समाचारों में था, यह क्या है। फिर देखिएगा, हाल ही में आयल जयपर समाचारों में था, यह क्या है। तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। फिर देखिएगा, हाल ही में दोस्तों आयल जयपर समाचारों में था, यह क्या है। तो ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया कि यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। ठीक है, फिर देखिएगा, यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित क्या है दोस्तों, प्रौद्योगिकी है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। देखें पहला पॉइंट जो कह रहा है उसको पढ़ेंगे कि ऑयल जयपर एक प्रकार की तकनीक है जिसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया का तथा अन्य बायो रेमिडिएशन तकनीकों का उपयोग तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के निवारण के लिए किया जाता। 2010 में दोस्तों मुंबई के तटीय क्षेत्रों में तेल के निवारण के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखेंगे, कह रहा है कि ऑयल जयपर दोस्तों एक प्रकार की तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जिसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया का तथा अन्य बायो रेमिडिएशन तकनीकों का उपयोग तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के निवारण के लिए किया जाता। 2010 में मुंबई के तटीय क्षेत्रों में तेल के निवारण के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि बायो रेमिडिएशन तकनीक में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर दोस्तों पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करने या रोकने का प्रयास किया जाता है। फिर देखिएगा, बायो रेमिडिएशन तकनीक में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करने या रोकने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि इस तकनीक में दोस्तों 5 विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। इन बैक्टीरिया के समूह को दोस्तों आयल जयपर कहा जाता है। ये हाइड्रोकार्बन को अपना भोजन बनाते हैं। फिर देखिएगा, इस तकनीक में 5 विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। इन बैक्टीरिया के समूह को आयल जयपर कहा जाता है और ये हाइड्रोकार्बन को अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा। कह रहा है कि कच्चे तेल व क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ें। कह रहा है हमारा कि कच्चे तेल व तेल शोधन से निकलने वाले हानिकारक अपशिष्टों क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए कह रहा है हमारा कि कच्चे तेल व तेल शोधन से निकलने वाले हानिकारक अपशिष्टों जिन्हें दोस्तों आयल स्लज के नाम से जाना जाता में हाइड्रोकार्बन होता, जिसे यह आयल जयपर बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड व जल में परिवर्तित कर देते हैं। फिर देखिएगा, कच्चे तेल व तेल शोधन से निकलने वाले हानिकारक अपशिष्टों जिन्हें दोस्तों ऑयल स्लज के नाम से जाना जाता में हाइड्रोकार्बन होता, जिसे यह ऑयल जयपर बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड व जल में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत में ऑयल जैपिंग प्रोजेक्ट को समर्थन भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग व विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा। फिर देखिएगा, भारत में ऑयल जैपिंग प्रोजेक्ट को समर्थन भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग व विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा। अतः कथन ए हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य है, जबकि अन्य बी, सी तथा डी कथन हमारे असत्य दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2011 में पूछे गए दूसरे प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। फिर देखिएगा, वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है,
तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। फिर देखिएगा, उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। फिर देखिएगा, वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो पहला पॉइंट कह रहा है कि उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, आगे के पॉइंट भी हम देखेंगे और ऑप्शन भी देखेंगे इस प्रश्न का क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न का दोस्तों क्या ऑप्शन दिए गए हैं उसको हम देखते हैं, और एक पॉइंट भी दिया गया है उसको भी हम साथ ही साथ में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, इसकी व्याख्या भी दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, तीसरा कह रहा है कि उसकी मदद से दोस्तों पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा दोस्तों सही दिया गया है। जबकि सेकंड पॉइंट हमारा इस संदर्भ में गलत है, तो हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, एक बार और प्रश्न पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, एक बार और पढ़ते हैं प्रश्न को, देखिएगा। कह रहा है कि वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो पहला पॉइंट कह रहा है कि उसकी मदद से क्या है, हमारे पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है, तो पहला पॉइंट सही दिया गया था। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं, तो यह पॉइंट हमारा गलत था। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। चलिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक व्याख्या इसकी देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं। व्याख्या दिया गया है कि डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड क्षार, ठीक है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड क्षार, ठीक है, एडेनिन ए, थाइमिन टी, साइटोसिन तथा गुआनिन, क्या है दोस्तों, एटीसीजी, यानी कि एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन को चरणबद्ध करने की क्रिया ही दोस्तों क्या है, हमारा डीएनए अनुक्रम यानी कि डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाती है। फिर देखिएगा, डीएनए में उपस्थित दोस्तों न्यूक्लियोटाइड क्षार, क्या है, डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड क्षार यानी कि न्यूक्लियोटाइड बेसिस एडेनिन, ठीक है दोस्तों, क्या है, थाइमिन, साइटोसिन तथा गुआनिन को चरणबद्ध करने की क्रिया ही डीएनए अनुक्रमण यानी कि डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाती है। ठीक है, कह रहा है हमारे इसके निम्न लाभ हैं। फिर पढ़ेंगे कि डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड क्षार यानी कि न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन को चरणबद्ध करने की क्रिया ही डीएनए अनुक्रमण यानी कि डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाती है। इसके निम्न दोस्तों हमारे लाभ हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला कह रहा है कि मानव जीनोम योजना एक बड़ा उदाहरण है डीएनए अनुक्रमण का ज्ञान, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि मानव जीनोम योजना का एक बड़ा उदाहरण है डीएनए अनुक्रमण का ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, देखिएगा, इसकी सहायता से विभिन्न आनुवांशिक बीमारियों यानी कि दोस्तों जेनेटिक डिजीजेस, जैसे दोस्तों अल्जाइमर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी और कैंसर आदि से निजात पाने में सहायता मिलेगी। फिर देखिएगा, कह रहा है कि इसकी सहायता से विभिन्न आनुवांशिक बीमारियों जैसे दोस्तों अल्जाइमर, फिर है सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिर है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी और फिर है दोस्तों कैंसर आदि से निजात पाने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सारे पॉइंट हमारे क्या हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा जीन अनुक्रम के माध्यम से पशुधन की वंशावलियों को जानने में मदद मिलेगी। क्या है, जीन अनुक्रम के माध्यम से पशुधन की वंशावलियों को जानने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि इस प्रणाली की मदद से मानव जीन से संबंधित रोगों के कारणों का पता लगाया जा सकेगा, परंतु सभी रोगों का ज्ञान केवल जीन अनुक्रमण से संभव नहीं है। फिर देखिएगा, इस प्रणाली की मदद से दोस्तों मानव जीवन से संबंधित रोगों के कारणों का पता लगाया जा सकेगा, परंतु सभी रोगों का ज्ञान केवल जीन अनुक्रमण से संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि पशुओं में रोगों से लड़ने वाली प्रजातियों का विकास किया जा सकेगा। क्या है, पशुओं में रोगों से लड़ने वाली प्रजातियों का विकास किया जा सकेगा। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि यह प्रणाली रोगों के उपचार के लिए नई विधियों का पता लगाने में उपयोगी सिद्ध होगी। फिर देखिएगा, यह प्रणाली रोगों के उपचार के लिए नई विधियों का पता लगाने में उपयोगी सिद्ध होगी। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति में रोग लक्षण दिखने के पूर्व ही उसकी रोकथाम की जा सकेगी, अतः उपर्युक्त कथन 1 और 3 हमारे सत्य हैं। क्या है, किसी भी व्यक्ति में रोग लक्षण दिखने के पूर्व ही उसकी रोकथाम की जा सकेगी, अतः उपर्युक्त कथन 1 और 3 हमारे क्या हैं, बिल्कुल सत्य हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा।
चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि इसे नाशक जीव सह बनाना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा है बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य है इसे दोस्तों नाशक जीव सह बनाना है। ठीक है, फिर देखिएगा, बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि इसे नाशक जीव सह बनाना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या जो दी गई है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट जो कह रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों हमारा आनुवांशिक क्या है, संशोधित फसल यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के रूप में बीटी बैगन को तैयार किया गया। बीटी बैगन में बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया के जीन जो क्राई प्रोटीन उत्पन्न करते हैं का उपयोग किया गया। फिर देखिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा कि आनुवांशिक संशोधित फसल क्या है। कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, देखें। कह रहा है कि आनुवांशिक संशोधित फसल यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के रूप में बीटी बैगन को तैयार किया गया। बीटी बैगन में बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया के जीन जो क्राई प्रोटीन उत्पन्न करते हैं का उपयोग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, क्या है। कह रहा है बीटी बैगन और बीटी कपास विकसित करने के निम्नलिखित कारण है। फिर देखिएगा, बीटी बैगन और बीटी कपास विकसित करने के निम्नलिखित कारण है। फिर देखिएगा, पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि आनुवांशिक संशोधित फसल यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के रूप में बीटी बैगन बीटी ब्रिंजल को तैयार किया गया और बीटी बैगन में बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया के जीन जो क्राई प्रोटीन उत्पन्न करते हैं का उपयोग किया गया। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। बीटी बैगन और बीटी कपास विकसित करने के हमारे निम्नलिखित कारण हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि बीटी किस्म के पौधों में स्वयं ही दोस्तों कीटनाशक प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, जिससे दोस्तों पौधों पर कीटनाशक दवा के छिड़काव की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कह रहा है बीटी किस्म के पौधों में स्वयं ही कीटनाशक प्रतिरोधी क्षमता विकसित करना, जिससे पौधों पर कीटनाशक दवा के छिड़काव की आवश्यकता नहीं होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे भी इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न से संबंधित जो कुछ और पॉइंट दिए गए हैं उसको भी हम ध्यानपूर्वक कवर कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा दोस्तों कीटनाशकों के उपयोग में कमी करना तथा पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देना। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है, कीटनाशकों के उपयोग में कमी करना तथा पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देना। तीसरा पॉइंट कह रहा है हमारा रोग या महामारी से फसलों को नष्ट होने से बचाना और चौथा कह रहा है पौधे को कीट प्रतिरोधी बनाना। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि बीटी बैगन और बीटी कपास विकसित करने के निम्नलिखित कारण है। पहला पॉइंट सुनिएगा कि बीटी किस्म के पौधों में स्वयं ही कीटनाशक क्या है दोस्तों हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखेंगे, कह रहा है बीटी बैगन और बीटी कपास विकसित करने के निम्नलिखित कारण है। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि बीटी किस्म के पौधों में स्वयं ही दोस्तों कीटनाशक क्या है, प्रतिरोधी क्षमता विकसित करना, जिससे दोस्तों पौधों पर कीटनाशक दवा के छिड़काव की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि कीटनाशकों के उपयोग में कमी करना तथा पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देना और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे रोग या महामारी से फसलों को नष्ट होने से बचाना और लास्ट पॉइंट है पौधों को दोस्तों कीट प्रतिरोधी बनाना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 2011 में पूछे गए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या पूछा गया है हमारा चौथा प्रश्न। चलिए, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 11-12 में दोस्तों जैव मूल क्या है, एस्फॉल्ट यानी कि बायो एस्फॉल्ट पर दोस्तों क्या है, मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का क्या महत्व है। फिर पढ़िएगा कि केंद्रीय बजट 11-12 में दोस्तों जैव मूल एस्फॉल्ट यानी कि बायो एस्फॉल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई, इस पदार्थ का क्या महत्व है। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि पारंपरिक एस्फॉल्ट के विपरीत दोस्तों बायो एस्फॉल्ट क्या है, हमारा जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि पारंपरिक एस्फॉल्ट के विपरीत हमारा बायो एस्फॉल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि बायो एस्फॉल्ट दोस्तों क्या है, हमारा अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल साधनों से निर्मित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हमारा, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि बायो एस्फॉल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि बायो एस्फॉल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। ठीक है, फिर से एक बार प्रश्न पढ़ेंगे कि केंद्रीय बजट 11-12 में जैवमूल एस्फॉल्ट यानी कि बायो एस्फॉल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है।
इस पदार्थ का दोस्तों क्या महत्व है? तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत हमारा बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि बायो एस्फाल्ट अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल साधनों से निर्मित हो सकता है। क्या है? फिर देखिएगा, बायो एस्फाल्ट अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल साधनों से निर्मित हो सकता। और तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता। और चौथा कह रहा है कि बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना हमारा पारिस्थितिकी के अनुकूल है। ठीक है। तो इसमें जो सही पॉइंट दिए गए हैं वह है दोस्तों, पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत हमारा बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि बायो एस्फाल्ट अनवीकरणीय साधनों से निर्मित हो सकता है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। फिर से पढ़ेंगे कि बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है, यह पॉइंट भी हमारा सही है। और चौथा पॉइंट जो कह रहा है कि बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। तो इस संदर्भ में देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं। जो सही ऑप्शन है दोस्तों वह है हमारे ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट बिल्कुल ही सही दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे, देखेंगे व्याख्या इसकी क्या दी गई है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है कि पारंपरिक एस्फाल्ट अत्यधिक दोस्तों क्या है, गाढ़ा काला अर्धठोस पेट्रोलियम होता है। ठीक है। फिर देखिएगा, पारंपरिक एस्फाल्ट अत्यधिक गाढ़ा काला अर्धठोस पेट्रोलियम होता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग दोस्तों सड़क निर्माण में किया जाता, जबकि बायो एस्फाल्ट सामान्यतः दोस्तों नवीकरणीय साधनों एवं अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित होता। अतः कथन 1 और 3 सही हैं, किंतु कथन 2 हमारा गलत है। फिर देखिएगा, पारंपरिक एस्फाल्ट अत्यधिक दोस्तों गाढ़ा काला अर्धठोस पेट्रोलियम होता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग सड़क निर्माण में किया जाता है, जबकि बायो एस्फाल्ट सामान्यतः हमारा नवीकरणीय साधनों एवं अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित होता। अतः कथन 1 और 3 सही हैं, किंतु कथन 2 हमारा गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि बायो एस्फाल्ट का प्रयोग दोस्तों सड़क की जीवन अवधि को बढ़ा देता है, कार्बन फुटप्रिंट एवं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को घटाकर पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देता। अतः कथन 4 भी हमारा सही दिया गया है। फिर देखिएगा, बायो एस्फाल्ट का प्रयोग दोस्तों क्या है, सड़क की जीवन अवधि को बढ़ा देता है, कार्बन फुटप्रिंट एवं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को घटाकर पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देता है। अतः कथन 4 भी हमारा सही है। ऑप्शन बी हम लोगों ने मार्क किया। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की तरफ, यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को अब हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, 2023 में जो पूछा गया पहला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है। कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में क्या है, अवध्वनिक चाल पर प्रचार क्या है दोस्तों, फिर से देखिए। कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवध्वनिक चाल पर प्रधारनोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। फिर देखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवध्वनिक दोस्तों चाल पर क्या है, प्रधारनोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे कि अग्नि 5 मध्यम दूरी की क्या है, पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो इसमें दोनों ही पॉइंट दोस्तों क्या हैं, हमारे गलत दिए गए हैं। ना तो फर्स्ट सही है, ना तो दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट सही है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवध्वनिक चाल पर प्रधारनोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवध्वनिक चाल पर प्रधारनोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। दूसरा पॉइंट पढ़िएगा कि अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चलित दोस्तों क्या है, हमारी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस संदर्भ में दोनों ही पॉइंट गलत दिए गए हैं। चलिए इसके ऑप्शन भी देखेंगे और व्याख्या भी देखेंगे। दोनों दोस्तों हमारे क्या हैं, आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन भी देखेंगे और दोस्तों इसकी व्याख्या भी हम देखेंगे। चलिए ठीक है। चलिए ऑप्शन देखेंगे क्या इसका राइट होगा। ठीक है। इसमें जो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में गलत दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या का पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है क्रूज मिसाइलें दोस्तों अपनी पूरी उड़ान में क्या हैं, क्रूज मिसाइलें कह रहा है दोस्तों अपनी पूरी उड़ान में क्या हैं, अवध्वनिक चाल पर प्रधारनोदित होती हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल केवल उड़ान के प्रारंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती हैं, जिसके बाद ये लक्ष्य के लिए एक क्या है दोस्तों, हमारा
वह दोस्तों दिया गया है, क्या है, आर्किंग प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती हैं, अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि क्रूज मिसाइलें अपनी पूरी उड़ान में दोस्तों अवध्वनिक चाल पर प्रधानोदित होती हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल केवल उड़ान के प्रारंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है, जिसके बाद दोस्तों ये लक्ष्य के लिए क्या है, एक आर्किंग प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा, क्रूज मिसाइलें अपनी पूरी उड़ान में दोस्तों अवध्वनिक चाल पर प्रधानोदित होती, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल केवल उड़ान के प्रारंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती, जिसके बाद यह लक्ष्य के लिए एक आर्किंग प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती हैं, अतः कथन एक हमारा क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि अग्नि 5 क्या है, भारत की लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5000 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को सटीकता से भेद सकती। ब्रह्मोस एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, क्या है दोस्तों, जिसे संयुक्त रूसी भारतीय ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, अतः कथन 2 भी हमारा सही नहीं है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि अग्नि 5 दोस्तों भारत की लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5000 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को सटीकता से भेद सकती। ब्रह्मोस एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे संयुक्त रूसी भारतीय ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया, अतः कथन 2 भी हमारा सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2022 में जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी से पूछा गया प्रश्न है उसको देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक जो पहला पॉइंट कह रहा है, पहला प्रश्न 2022 में पूछा गया है, उसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से क्या है दोस्तों हमारा प्रतिबिंबित करता है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित क्या है दोस्तों करता है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी कि कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः क्या है, यानी कि कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन सी की कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। फिर देखिएगा, कोई मिसाइल पृथ्वी के प्रति किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। फिर पढ़ेंगे कि कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। यह दोस्तों हमारा प्रश्न पूछ रहा था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए व्याख्या इसकी देखिएगा, क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, क्या है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम कह रहा है दोस्तों वॉरहेड डिलीवरी सिस्टम है, जो अपने लक्ष्य गंतव्य की ओर लो अर्थ ऑर्बिट का उपयोग करता लक्ष्य तक पहुंचने से ठीक पहले यह एक प्रतिगामी इंजन बर्न से होकर गुजरता है। फिर देखिएगा, कह रहा है दोस्तों फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम वॉरहेड डिलीवरी सिस्टम है, जो अपने लक्ष्य गंतव्य की ओर लो और अर्थ ऑर्बिट का उपयोग करता है लक्ष्य तक पहुंचने से ठीक पहले यह एक प्रतिगामी इंजन बर्न से होकर गुजरता। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि सोवियत संघ ने पहली बार दोस्तों याद रखें, क्या है, कह रहा है कि सोवियत संघ ने पहली बार 1960 के दशक में क्या है हमारा फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम को परमाणु हथियार वितरण प्रणाली के रूप में विकसित किया था। यह परमाणु हथियार भेजने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करने वाले पहले सोवियत प्रयासों में से एक था। फिर देखिएगा, कह रहा है कि फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम वॉरहेड डिलीवरी सिस्टम है, जो अपने लक्ष्य गंतव्य की ओर लो अर्थ ऑर्बिट का उपयोग करता लक्ष्य तक पहुंचने से ठीक पहले यह एक प्रतिगामी इंजन बर्न से होकर गुजरता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा है कि सोवियत संघ ने पहली बार 1960 के दशक में फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम को परमाणु हथियार वितरण प्रणाली के रूप में विकसित किया था। यह परमाणु हथियार भेजने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करने वाले पहले सोवियत प्रयासों में से एक था। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को भी हम देखेंगे कि हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा 16 जून 2024 को जो लगी हुई है उसकी दृष्टि से सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए दोस्तों 2020 में पूछे गए प्रश्न जो स्पेस टेक्नोलॉजी से पूछे गए हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए
कह रहा है दोस्तों कि यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें दोस्तों प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? फिर देखिएगा, यह प्रयोग दोस्तों 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें दोस्तों प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे दोस्तों संदर्भित करता है? तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी। क्या है दोस्तों? यानी कि हमारा इवॉल्व्ड दोस्तों लीजा, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं। कह रहा है कि यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें दोस्तों प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि इवॉल्व्ड लीजा। ठीक है, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या भी दोस्तों ध्यानपूर्वक इसकी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे इसकी व्याख्या क्या कह रहा है, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा दोस्तों हमारा कि इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना ई लीजा। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना यानी कि ई लीजा एक ऐसा प्रयोग है दोस्तों जिसमें ऐसे 3 अंतरिक्ष यानों को काम में लाया जाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में सूर्य के आसपास 50 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरेंगे। इसमें दोस्तों काल्पनिक त्रिकोण की प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना यानी कि ई लीजा एक ऐसा प्रयोग है जिसमें ऐसे 3 अंतरिक्ष यानों को काम में लाया जाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में सूर्य के आसपास 50 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरेंगे। इसमें काल्पनिक त्रिकोण की प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2019 में स्पेस टेक्नोलॉजी से जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या कह रहा है 2019 में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन या आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि इस संदर्भ में तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों या सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, फिर तीसरा कह रहा है कि किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यानपूर्वक व्याख्या देखिएगा। कह रहा है दोस्तों ध्यानपूर्वक देखें व्याख्या क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। कह रहा है कि सुदूर संवेदन कार्यक्रम प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित होता है। फिर देखिएगा, सुदूर संवेदन कार्यक्रम दोस्तों प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित होता। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि वस्तुतः हमारा पहला सुदूर संवेदन आधारित कार्यक्रम 1970 में नारियल पेड़ों की जड़ें सूखने की बीमारी की पहचान करने के लिए चलाया गया था। विभिन्न आकाशीय स्पेक्ट्रम क्या है, विभिन्न आकाशीय स्पेक्ट्रमी एवं कालिक विभेदनों में आंकड़ों को उपलब्ध कराने के लिए IRS उपग्रहों में कई प्रकार के उपकरण लगाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि सुदूर संवेदन कार्यक्रम, ठीक है, प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित होता है। कह रहा है हमारा वस्तुतः पहला सुदूर संवेदन आधारित कार्यक्रम 1970 में दोस्तों क्या है, नारियल पेड़ों की जड़ें सूखने की बीमारी की पहचान करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, विभिन्न आकाशीय स्पेक्ट्रमिक, ठीक है, एवं कालिक विभेदनों में आंकड़ों को उपलब्ध कराने के लिए IRS उपग्रहों में कई प्रकार के उपकरण लगाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, IRS उपग्रह दोस्तों पृथ्वी पर अंतरिक्ष से नजर रखते हैं तथा भूमि, महासागर, वायुमंडल एवं पर्यावरण संबंधी कई पहलुओं के विषय पर व्यवस्थित सूचनाएं उपलब्ध कराते। फिर देखिएगा, IRS दोस्तों क्या है, हमारे उपग्रह पृथ्वी पर दोस्तों अंतरिक्ष से नजर रखते हैं तथा भूमि, महासागर, वायुमंडल एवं पर्यावरण संबंधी कई पहलुओं के विषय पर व्यवस्थित सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। ये सूचनाएं दोस्तों केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को भोजन तथा जल सुरक्षा, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी प्रणाली,
मौसम व जलवायु की समझ, प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख और प्रबंधन तथा विकास क्रियाकलापों का नियोजन, देखरेख, आपदाओं की रोकथाम व प्रबंधन तथा सुशासन के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि सुदूर संवेदी आंकड़ों से हम किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन तथा किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान आदि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिएगा क्या कह रहा है, फिर से व्याख्या पढ़ेंगे कि सुदूर संवेदन कार्यक्रम प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित होता है। कह रहा दोस्तों हमारा कि वस्तुतः पहला सुदूर संवेदन आधारित कार्यक्रम 1970 में नारियल पेड़ों की जड़ें सूखने की बीमारी की पहचान करने के लिए चलाया गया था। कह रहा है हमारा कि विभिन्न आकाशीय स्पेक्ट्रमी एवं कालिक विभेदनों में आंकड़ों को उपलब्ध कराने के लिए IRS उपग्रहों में कई प्रकार के उपकरण लगाए जाते हैं। ठीक है, IRS उपग्रह दोस्तों पृथ्वी पर अंतरिक्ष से नजर रखते हैं तथा भूमि, महासागर, वायुमंडल एवं पर्यावरण संबंधी कई पहलुओं के विषय पर व्यवस्थित सूचनाएं उपलब्ध कराते। ये सूचनाएं केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को भोजन तथा जल सुरक्षा, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी प्रणाली, मौसम व जलवायु की समझ, प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख और प्रबंधन तथा विकास क्रियाकलापों का नियोजन, देखरेख, आपदाओं की रोकथाम व प्रबंधन तथा सुशासन के लिए जरूरी होती हैं। सुदूर संवेदी आंकड़ों से हम किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन तथा किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान आदि ज्ञात कर सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को एक बार और पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा था हमारा प्रश्न। चलिए देखिए, 2019 में जो पूछा गया पहला प्रश्न है वह कह रहा था हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कि निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों, सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल का अंश। दूसरा कह रहा है कि किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी विशेष स्थान का क्या है दोस्तों, हमारा भूपृष्ठ तापमान। तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, यानी कि इस संदर्भ में दोस्तों तीनों ही पॉइंट हमारे क्या हैं, सही दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों आगामी परीक्षाएं पास में लगी हुई हैं, इसलिए दोस्तों जितने भी PYQ हम लोग हल करते चल रहे हैं उन PYQ को आप लोग लगातार रिविज़न करते चलिए। ठीक है, क्योंकि PYQ दोस्तों सभी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तब तक दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।